Hello, bankers. Welcome to Learning Sessions. I'm Ivanshi Malik and we are continuing questions on international trade finance. So आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 4 में चैप्टर 4.1 के क्वेश्चन इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना आपने, क्योंकि सारा चैप्टर आपका इसी में रिवाइज होने वाला है। एंड आपने अगर अभी तक कंसेप्चुअल नहीं किया तो पहले कंसेप्चुअल पार्ट ख़त्म करके उसके बाद हमने वीडियो क्वेश्चंस पे आना है। दैट इज़ हाउ इट इज़ सपोज टू हेल्प यू। ओके, एंड अगर आपने कोर्स में एनरोल नहीं किया है सो you can do so by downloading Learning Sessions IIBF exam app that is available both on Android and iOS। कोर्स के अंदर आपको मिल जाएंगे वीडियो क्वेश्चंस, conceptual videos, mock test, mega mock test and ePDF notes will also be provided। So हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये टॉपिक चैप्टर 4.1। अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दैट इन द कंटेक्स्ट ऑफ ट्रेड फाइनेंस why it is said that financing each transaction separately rather than providing a generic working capital loan is critical in cross border trade। उन्होंने बोला कि जनरल जब हम डोमेस्टिक ट्रेड को फाइनेंस करने की बात करते हैं देन व्हाट वी डू, वी टेक अ वर्किंग कैपिटल लोन जनरल वाला एंड उससे हम अपनी ट्रेड को फाइनेंस करवाते हैं। बट इंटरनेशनल ट्रेड में या क्रॉस बॉर्डर ट्रेड में ये क्यों इम्पोर्टेंट है कि हम हर ट्रांजेक्शन को सेपरेटली फाइनेंस करें। सो क्या चीज़ होती है इसमें, देखो इंटरनेशनल ट्रेड में आप जब ट्रेड कर रहे हो हर बारी आपका अगर डिफरेंट कंट्री में ट्रेड हो रहा है तो अलग लो आ रहे हैं, राइट। देन रिस्क हर बार डिफरेंट होगा, टाइमलाइन हर बार डिफरेंट होगी, करेंसी रिस्क आपका डिफरेंट होगा हर बारी। तो हर एक ट्रांजैक्शन में यूनिक रिस्क रहेंगे एवरी टाइम यू गेट इनटू अ न्यू ट्रांजैक्शन इन इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस। जबकि डोमेस्टिक ट्रेड में भी रिस्क होते हैं बट वो सारे रिस्क हमारे क्या होते हैं, जेनरिक होते हैं एंड वी कैन अडेप्ट देम, वी कैन मिटिगेट देम इजीली। जब एक जेनरिक चीज़ होती है उसको मिटिगेट कर सकते हैं, बट जब हर बार यूनिक चीज़ आने वाली है सो वी नीड टू फाइनेंस ईच ट्रांजेक्शन सेपरेटली। इसीलिए हमें कहा जाता है कि आप पहले एक जैसे प्री शिपमेंट क्रेडिट हमने लिया, राइट, फिर उसको क्लोज करके आप या तो पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट ले सकते हो या आप पे कर सकते हो। तो इस तरह से वर्क करता है इसमें। सो ऑप्शंस है हमारे पास, बिकॉज वर्किंग कैपिटल लोन्स हैव हायर इंटरेस्ट रेट देन ट्रेड फाइनेंस लोन। क्या ये रीजन है कि बैंक हर ट्रांजेक्शन को सेपरेटली फाइनेंस करता है? आंसर इज नो। Working capital interest rate is not the reason why we want to finance the transaction separately। Option B कहता है because each international trade transaction has unique terms। हर बार आपकी terms and condition different होंगी, term different होगा, time and risk भी हर बार different होंगे, इसलिए हमें हर एक transaction को separately finance करना पड़ता है। Now this seems like a right option, right? Then because trade finance require government guarantees for all transaction। क्या हमें हर ट्रेड फाइनेंस के लिए गवर्नमेंट गारंटी की रिक्वायरमेंट है? आंसर इज नो। देन बिकॉज प्री शिपमेंट फाइनेंस इज अलोन इज सफिशिएंट टू कवर एक्सपोर्टर्स रिस्क। क्या एक्सपोर्टर का सारा रिस्क प्री शिपमेंट फाइनेंस से कवर हो जाता है? आंसर इज नो। उसका रिस्क फिर भी बहुत सारे रिस्क उस पर पड़े रहते हैं। वी हैव कंट्री रिस्क, वी हैव करेंसी रिस्क, वी हैव व्हाट अदर रिस्क, ट्रांजिट में लॉस होने का रिस्क, राइट, बहुत सारे रिस्क उसके पास हमेशा रहते हैं। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। तो राइट ऑप्शन आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द टू प्रोंग्ड नेचर ऑफ ट्रेड फाइनेंस फॉर एक्सपोर्टर। सो एक्सपोर्ट में ट्रेड फाइनेंस का टू प्रोंग्ड नेचर कौन सी लाइन एक्सप्लेन करती है? सो फर्स्ट इज प्रोवाइडिंग लोन फॉर रॉ मटेरियल परचेज एंड करेंसी हैजिंग। आपको रॉ मटेरियल परचेज के लिए लोन मिलता है, दैट इज कॉल्ड प्री शिपमेंट फाइनेंस। बट क्या आपको करेंसी हेजिंग के लिए लोन मिलता है? आंसर इज नो। सो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। ऑफरिंग प्री शिपमेंट फाइनेंस फॉर प्रोडक्शन एंड पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस अगेंस्ट रिसीवेबल। तो यही होते हैं दो एस्पेक्ट ट्रेड फाइनेंस के इंटरनेशनल ट्रेड में, कि पहले आपको फाइनेंस मिलता है दैट फाइनेंसेस योर प्रोडक्शन, दैट कवर्स योर प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, एंड उसके बाद जब आपको
प्री शिपमेंट फाइनेंस को क्लोज करना है, यू कैन डू सो बाय टेकिंग पोस्ट शिपमेंट लोन, राइट? सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. देन अलाउिंग सप्लायर्स क्रेडिट एंड बायर्स क्रेडिट साइमल्टेनियसली. क्या सप्लायर क्रेडिट और बायर क्रेडिट साइमल्टेनियसली दिया जा रहा है? आंसर इज नो, दैट इज नॉट व्हाट टू प्रोंग्ड मीन. इंटरनेशनल ट्रेड में टू प्रोंग्ड मीन्स प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट. Combining letter of credit and bank guarantee in single facility is also not two pronged. Okay, so this is question 2 जिसमें two pronged का meaning क्या है? Pre shipment finance for production and post shipment finance against receivables. Then we have question number 3. Why do term of sale, specifically payment term, often make और ब्रेक अ डील इन ट्रेड फाइनेंस? तो ट्रेड फाइनेंस के अंदर आपकी सेल की टर्म्स इतनी ज़्यादा मैटर क्यों करती है, स्पेशली आपकी पेमेंट टर्म? तो ऑप्शन ए, बिकॉज पेमेंट टर्म्स आर डायरेक्टली लिंक्ड टू करेंसी फ्लक्चुएशन, राइट? आपकी पेमेंट जितनी लेट होगी या जितनी अर्ली होगी, करेंसी की वैल्यू उस पर डिपेंड होती रहेगी, राइट? तो ये ऑप्शन सही है. बिकॉज बायर यूजली प्रेफर लोएस्ट कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट ओवर फाइनेंसिंग टर्म. क्या ये एक चॉइस है जब एक एक्सपोर्टर अपने ऑप्शंस कंसिडर कर रहा होगा? इज ही गोइंग टू कंपेयर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट विद फाइनेंसिंग टर्म? बिकॉज दोनों चीज़ें क्या हैं, इंटर रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है. तो ये ऑप्शन यहीं पे गलत हो जाता है. देन बिकॉज बेटर क्रेडिट टर्म गिव एक्सपोर्टर्स अ कॉम्पिटिटिव एज व्हेन ऑल एल्स इज इक्वल. क्या सिर्फ बेटर क्रेडिट टर्म्स से उसको कंपेटिटिव एज मिलता है? आंसर इज नो. कंपेटिटिव एज उसको प्राइस से मिलता है, बाकी सारी चीज़ों से मिलता है, बट क्रेडिट टर्म से नहीं. बिकॉज पेमेंट टर्म्स आर स्टैंडर्डाइज्ड ग्लोबली एंड मस्ट बी अदेयर टू. क्या हमारे कोई भी हमने ऐसा रूल पढ़ा है इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस में कि आप इतनी टर्म का ही क्रेडिट अलाउ कर सकते हो अपने ट्रेड में? ऐसा कोई भी रूल नहीं है. सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट. सो राइट आंसर क्या है कि पेमेंट टर्म ट्रेड फाइनेंस को क्यों इतना अफेक्ट करती है? बिकॉज दे आर डायरेक्टली लिंक्ड टू द करेंसी फ्लक्चुएशन. Then question number 4. How does cost of finance influence final quoted price in international trade? जो हम फाइनल प्राइस कोट करने वाले हैं उसमें कॉस्ट ऑफ फाइनेंस का क्या रोल रहता है? सो द फाइनेंस कॉस्ट ओनली अफेक्ट पोस्ट शिपमेंट स्टेज बट नॉट प्री शिपमेंट. हमने क्या पढ़ा? हम ट्रेड फाइनेंस में प्री शिपमेंट भी फाइनेंस करते हैं, पोस्ट शिपमेंट भी फाइनेंस करते हैं, तो दोनों चीज़ें अफेक्ट होती है फाइनेंस कॉस्ट से. तो दिस इज नॉट करेक्ट. द टोटल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड इंश्योरेंस गेट्स एम्बेडेड इन प्रोडक्ट प्राइसिंग. जब हम फाइनेंस को देखते हैं तो उस हमारी जो टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट है उसके अंदर हम इंटरेस्ट एंड इंश्योरेंस को भी ऐड कर देते हैं ताकि हमारी सारी कॉस्ट क्या हो जाए, रिकवर हो जाए. देन ऑप्शन 3 है दैट एक्सपोर्टर कैन नॉट इंक्लूड फाइनेंस कॉस्ट इन प्राइसिंग ड्यू टू WTO रिस्ट्रिक्शन. तो ऐसा कोई रूल नहीं है, आप अपनी फाइनेंस कॉस्ट को इंक्लूड कर सकते हो. कॉस्ट ऑफ फाइनेंस आर ऑब्जर्व्ड एंटायरली बाय इंपोर्टर एंड नॉट बाय द एक्सपोर्टर. तो कॉस्ट ऑफ फाइनेंस जो है वो बेयर इंपोर्टर करता है, ना कि एक्सपोर्टर. दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज फाइनेंस अगर एक्सपोर्टर ले रहा है तो उसकी कॉस्ट भी एक्सपोर्टर ही बेयर करेगा. तो करेक्ट ऑप्शन हमारा सिर्फ बी है, जिसमें हम बता रहे हैं कि प्राइस में बोरोइंग और इंश्योरेंस दोनों की कॉस्ट आती है, इसलिए ये फाइनल प्राइस को अफेक्ट करता है. देन क्वेश्चन 5. व्हाई डू लेंडर्स ऑफन डिमांड एडिशनल सिक्योरिटी गारंटी और कोलेटरल्स इन ट्रेड फाइनेंस? जब आप फाइनेंस कर रहे हो ट्रेड को तो आप एडिशनल सिक्योरिटी गारंटी क्यों मांगते हो? ऑप्शन ए, बिकॉज एक्सपोर्टर रेयरली हैव बैंक अकाउंट ओवरसीज, इसलिए हमें सिक्योरिटी चाहिए. नहीं, बिकॉज क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व पॉलिटिकल एंड बायर क्रेडिट रिस्क. क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन में पॉलिटिकल रिस्क भी होता है कि कहीं अगर हमारी फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन पे फुल रिस्ट्रिक्शन लग गई, हो सकता है हमें पेमेंट नहीं मिले. और बायर क्रेडिट रिस्क भी हो सकता है कि बायर जो है वो पेमेंट करने से रिफ्यूज़ कर दे एंड हमारा सारी जो ट्रेड फाइनेंस हमने किया है वो कंप्लीट लॉस बन जाए. इसलिए एडिशनल सिक्योरिटी लेना ज़रूरी है दैट जस्ट इन केस अगर बायर रिफ्यूज कर देता पेमेंट देने से तो हम सिक्योरिटी की मदद से अपना फाइनेंस को रिकवर कर सकते हैं.
Because exporter always delay shipping their goods. This is not the reason why we need security. Because WTO mandate additional security in all international trade contract, तो WTO का भी ऐसा रूल नहीं है. सो क्वेश्चन 5 में करेक्ट आंसर क्या है कि क्योंकि हमारे इंटरनेशनल ट्रेड में पॉलिटिकल एंड क्रेडिट रिस्क ज़्यादा है, इसलिए वी नीड एडिशनल सिक्योरिटी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6. The self-liquidating feature of trade finance is best demonstrated by which of the following sentences? So we know that trade finance, especially the cross-border trade finance, is self-liquidating. How? जब आप प्री-शिपमेंट फाइनेंस करवाते हो तो उसको आप किससे रिकवर कर लेते हो? जो आपकी एक्सपोर्ट की पेमेंट आने वाली है, राइट, उसको उसकी मदद से आप इसको पे कर देते हो, और यू कैन डिस्काउंट इट. आप डिस्काउंट करवा के भी लोन को ख़त्म कर सकते हो. देन ये जो आपने लोन डिस्काउंट कराया है ये एक्सपोर्ट की पेमेंट से रिकवर हो जाता है. एक और ऑप्शन आपको बताया था कि आपके पास अगर प्री शिपमेंट फाइनेंस है तो वो पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस. तो पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस इसी को कहते हैं जब आप अपना बिल डिस्काउंट कराते हो या आप एक्स्ट्रा कुछ फंडिंग लेने जाते हो, राइट. सो ऑप्शन ए, प्री शिपमेंट लोन, इंश्योरेंस कवर, करेंसी हेज एंड सेटलमेंट. इज दिस द प्रोसेस? या pre-shipment advance, then discount the export bill, then payment realization, and then you adjust the loan. और pre-shipment advance लिया, उसके बाद fixed working capital cycle में add हुआ and बैंक गारंटी इन्वोक करवा ली, और LC के बाद फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, गारंटी इशू, बैलेंस शीट एडजस्टमेंट. सो करेक्ट फ्लो कौन सा लग रहा है आपको? करेक्ट फ्लो पेमेंट खत्म होने का. इसमें से ये दोनों चीज़ों में सेल्फ लिक्विडेटिंग जैसा तो कुछ भी नहीं हुआ कि प्री शिपमेंट फाइनेंस लेके आप फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल साइकिल का वेट करोगे एंड देन बैंक गारंटी इन्वोक करोगे. आपका लोन यहाँ पे लिक्विडेट नहीं हो रहा, राइट. एंड देन यूज एंड सेल सी के बाद आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, गारंटी. सो दिस इज नॉट अ राइट फ्लो. ये दोनों मतलब बिल्कुल ही लॉजिकल फ्लोज भी नहीं है. मतलब मैं आपको समझा भी नहीं पा रही हूँ इसी वजह से ये ऑप्शन, बिकॉज कोई भी लॉजिक नहीं है इसका. आपको ऑप्शन देख के समझ आ रहा होगा. एंड देन ऑप्शन ए है हमारा, दैट प्री शिपमेंट लोन के बाद आप इंश्योरेंस कवर लेते हो, करेंसी हेज कराते हो, देन सेटलमेंट करते हो. बट इसमें क्या हम ये फ्लो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि लोन सेल्फ लिक्विडेट कैसे हो रहा है? आंसर इज नो. एंड दिस इज नॉट हाउ द लोन लिक्विडेट्स. लोन लिक्विडेट कैसे होता है? प्री शिपमेंट फाइनेंस लिया, या तो एक्सपोर्ट की पेमेंट से पे कर देंगे या उसको डिस्काउंट करवा के पेमेंट आने के बाद एडजस्ट हो जाएगा. सो ऑप्शन बी करेक्ट है हमारा. Then question number 7. Which of the following distinguishes buyer's credit from supplier's credit in trade finance? तो buyer credit और supplier credit में फ़र्क बताना हमने. Buyer's credit is always backed by government guarantees while supplier credit is not. Buyer credit में हमेशा गवर्नमेंट गारंटी मिलती है, मतलब बायर जो लोन ले रहा है उसके लिए आपको हमेशा गवर्नमेंट गारंटी मिलेगी. आंसर इज नो. बायर क्रेडिट हो गया जैसे उसने अगर अपने एंड पे कुछ फाइनेंसिंग अरेंज करवाई है. देन बायर्स क्रेडिट इन्वॉल्व अ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन अरेंज्ड बाय द बायर, जो भी हमने डिस्कस किया कि बायर अपने एंड पे फाइनेंसिंग करवाता है एंड एक्सपोर्टर को टाइम पे पेमेंट कर देता है. वेयर सप्लायर क्रेडिट क्या है? जो सप्लायर आपको टाइम पीरियड अलाउ कर रहा है पेमेंट करने के लिए. लेट्स से आपने इनवॉइस इशू किया 1 जनवरी को एंड उसने आपको कहा कि आप मुझे 31 जन को पेमेंट कर देना. गुड्स उसने दे दिए, तो ये जो पीरियड उसने अलाउ किया सप्लायर ने, दिस इज कॉल्ड सप्लायर्स क्रेडिट. उसने आपको खुद क्रेडिट पीरियड दिया है. सो while suppliers credit involve deferred payment term given by the exporter. Supplier credit require pre-shipment advances while buyer's credit require post-shipment guarantee. सप्लायर क्रेडिट के लिए आपको प्री शिपमेंट एडवांस लेना पड़ेगा एंड बायर क्रेडिट रिक्वायर पोस्ट शिपमेंट गारंटी. दिस इज नॉट करेक्ट. बायर्स क्रेडिट इज अवेलेबल ओनली फॉर कैपिटल गुड्स एंड वाइल सप्लायर इज फॉर रॉ मटेरियल. नहीं, ये बायर किसी भी चीज़ के लिए क्रेडिट ले सकता है अगर वो फाइनेंसिंग कराना चाहे, राइट. अगर वो एलसी लेने जा रहा है तो उसको किसी भी चीज़ के लिए मिल सकती है. एंड सप्लायर क्रेडिट भी अगेन उनकी आपस की टर्म्स के ऊपर डिपेंड करता है. दे कैन अलाउ इट फॉर एनीथिंग और दे कैन चूज नॉट टू अलाउ इट एज वेल. सो दिस वाज क्वेश्चन 7. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8.
Why is post shipment finance often more attractive to banks compared to प्री शिपमेंट फाइनेंस? बैंक पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस को क्यों प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू प्री शिपमेंट फाइनेंस? देखो, जब एक पर्सन के पास एक्सपोर्ट का ऑर्डर होता है, जस्ट अभी उसके पास कोई रिसीवेबल का राइट नहीं है, एक्सपोर्ट ऑर्डर के बेसिस के ऊपर आपने उसकी प्रोडक्शन को फाइनेंस करना है, सो यहाँ पे आपका रिस्क जो है वो थोड़ा सा हाई हो जाता है, बिकॉज अभी तक आप उस सामने वाले पर्सन के पास कोई भी रिसीट का राइट नहीं है, पेमेंट रिसीव करने का राइट नहीं है, बट स्टिल वे आर फाइनेंसिंग। तो प्री शिपमेंट फाइनेंस में रिस्क इज हायर, बट पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस जो होता है उसमें क्या है, सेलर के पास ऑलरेडी रिसीवेबल का राइट है, आप उसके रिसीवेबल को जस्ट डिस्काउंट कर रहे हो, रिसीवेबल को एज अ सिक्योरिटी लेकर आप उसको फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे हो, सो यहाँ पे आपके पास एक्स्ट्रा सिक्योरिटी है। ऑल्दो बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि रिस्क बिल्कुल भी ज़ीरो है हो जाता है पोस्ट शिपमेंट में, बट डेफिनेटली प्रोडक्ट प्री शिपमेंट वाले फाइनेंस से रिस्क पोस्ट शिपमेंट में कम होता है, इसीलिए बैंक प्रेफर करते हैं पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस को ज़्यादा एज कम्पेयर टू प्री शिपमेंट। गॉट इट? सो ऑप्शन है हमारे दैट बिकॉज पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस इज फुली गारंटीड बाय आरबीआई, आंसर टू विच इज नो, आरबीआई का कोई भी रोल नहीं होता इन गारंटीज ऑन पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस, बिकॉज पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस इज बैक्ड बाय रिसीवेबल, हमारे पास रिसीवेबल ऑलरेडी है, हम उसी के बेसिस पे फाइनेंस दे रहे हैं, मेकिंग इट मोर सेल्फ लिक्विडेटिंग, आपके पास जैसी पेमेंट आएगी लोन खत्म हो जाएगा, सो दिस इज ट्रू। Because exporter prefer post-shipment finance due to lower interest rate, this is not correct. And because pre-shipment finance cannot be monitored by bank, बैंक monitor तो वो उस चीज़ को कर सकता है, but उसमें risk ज़्यादा है। Question number 9. Which of the following is a key reason for importers to prefer opening letter of credit? Importers letter of credit open करना क्यों प्रेफर करते हैं? ऑप्शन ए, एलसी अलाउ इम्पोर्टर टू रिड्यूस शिपिंग कॉस्ट, क्या एलसी से हमारी शिपिंग कॉस्ट कम होती है? एलसी इनेबल इम्पोर्टर्स टू टेक बेटर टर्म टू ऑफर बेटर टर्म टू एक्सपोर्टर वाइल सिक्योरिंग टाइमली शिपमेंट, वो बेटर टर्म प्रोवाइड कर पा रहे हैं एक्सपोर्टर को एंड टाइमली शिपमेंट भी मिल जाएगी उनको विदाउट गिविंग पेमेंट इन एडवांस। यस। एलसी गारंटीज फॉरेन एक्सचेंज प्रॉफिट टू इम्पोर्टर, एलसी से फॉरेन एक्सचेंज का प्रॉफिट होने का कोई प्रॉमिस नहीं होता। एंड एलसी एलिमिनेट्स द नीड फॉर कोलेट्रल इन ऑल ट्रांजेक्शन, एलसी से आपकी कोलेट्रल की नीड पूरी खत्म नहीं होती है, ट्रांजेक्शन के अंदर कोलेट्रल कहाँ पे चाहिए, वो चाहिए होता है फाइनेंस के लिए, बट हम यहाँ पर ट्रेड की बात कर रहे हैं, तो ट्रेड के अंदर कोलेट्रल वैसे भी नहीं चाहिए, राइट? सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नाउ हमने पढ़ा था रेड क्लोज एंड ग्रीन क्लोज लेटर ऑफ क्रेडिट, राइट? तो ग्रीन import trade finance tool even they give money to exporter, so red close और green close LC import trade finance tool कैसे हैं, चाहे वो पैसा एक्सपोर्टर को ही देते हैं, so उसका आंसर क्या है? बिकॉज द इशुइंग बैंक provides pre-shipment finance to exporter, or because RBI mandate they be classified as import finance, because exporter cannot legally use such credit in their own working capital because these clauses only apply to domestic trade transaction. So रेड क्लोज और ग्रीन क्लोज एलसी में क्या होता है, आप इन अगर आपकी एलसी में ये क्लोजेस मेंशन्ड हैं तो आप इनको यूज करके यू कैन यूज दी एलसी एज अ कोलेट्रल और अ सिक्योरिटी इन बैंक, एंड आप उसके ऊपर क्या कर सकते हो, फाइनेंस ले सकते हो, यू कैन इवन टेक प्री शिपमेंट फाइनेंस फ्रॉम दिस, राइट? तो प्री शिपमेंट फाइनेंस आपको मिल जाता है एलसी की मदद से, तो एक तरह से लेटर ऑफ क्रेडिट लेता तो चाहे इम्पोर्टर है, राइट? इम्पोर्टर इशू करवाता है अपने बैंक से, बट उसका फायदा एक्सपोर्टर को मिलता है, लेकिन एलसी किसको इशू करी गई है? टू द इम्पोर्टर, सो दैट इज वाई दीज आर कंसिडर्ड इम्पोर्ट ट्रेड फाइनेंस रादर देन एक्सपोर्ट ट्रेड, क्योंकि चाहे रेड क्लोज और ग्रीन क्लोज एलसी में पैसा एक्सपोर्टर को ही मिलना है, बट अल्टीमेटली इशू किसको की गई थी? एलसी किसके बिहाफ पे इशू करी गई थी? इम्पोर्टर के बिहाफ पे इशू की गई थी। एक्सपोर्टर सिर्फ उस चीज को यूज कर रहा है टू डिस्काउंट, ओके,
एज अ सिक्योरिटी एक्सपोर्टर के लिए ये रिसीवेबल है एंड वो रिसीवेबल को डिस्काउंट कर रहा है, बट उसको फाइनेंस डायरेक्टली नहीं दिया जा रहा। सो ये थोड़ा सा पॉइंट अच्छा है ये, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बाकी के ऑप्शन इनकरेक्ट हैं क्योंकि आरबीआई इंपोर्ट फाइनेंस भी नहीं कहता इसको, एंड वो अपने वर्किंग कैपिटल में इसको यूज कर सकते हैं इस क्रेडिट को, राइट। एंड डोमेस्टिक ट्रेड ट्रांजैक्शन नहीं, इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजैक्शन में ही एलसी यूज होती है, रेड क्लोज और ग्रीन क्लोज। क्वेश्चन 11 है आगे। What is the primary risk concern for lenders during the pre-shipment stage of trade finance? तो जब कोई पर्सन लोन दे रहा है फॉर प्री शिपमेंट फाइनेंस, उसके लिए मेन रिस्क क्या है? नंबर 1, बायर्स विलिंगनेस टू पे आफ्टर यूजेंस पीरियड। बायर की विलिंगनेस टू पे, ये किस में कंसर्न होगा? जब आप क्या कर रहे हो, आप पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस कर रहे हो, क्योंकि पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस में आपकी सिक्योरिटी क्या है? रिसीवेबल। तो आप बायर की पेमेंट पे डिपेंड हो, बट प्री शिपमेंट फाइनेंस में आपकी सिक्योरिटी क्या होती है? जो गुड्स प्रोड्यूस होने वाले हैं, दैट इज योर सिक्योरिटी, उन पे हाइपोथिकेटेड होता है लोन। सो इस वजह से ऑप्शन ए तो नहीं करेक्ट। देन बी, द एक्सपोर्टर्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड शिप गुड्स ऑन टाइम। क्योंकि आप प्री शिपमेंट फाइनेंस कर रहे हो, आप गुड्स के ऊपर ही कर रहे हो, तो यू वांट टू बी श्योर कि एक्सपोर्टर जो है गुड्स को प्रोड्यूस भी कर पाए एंड टाइमली उनको शिप भी कर दे, ताकि ट्रांजैक्शन क्लोज हो जाए। आपको पता होगा कि प्री शिपमेंट फाइनेंस लिक्विडेट कब होता है, उसकी स्टेज ऑफ लिक्विडेशन कब होती है? जैसे ही गुड्स शिप हो जाते हैं, दैट हैज टू बी लिक्विडेट, उसको पेमेंट वापस करनी पड़ेगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑफ इम्पोर्टर्स कंट्री, इम्पोर्टर से कोई भी रेलेवेंस नहीं है प्री शिपमेंट फाइनेंस के अंदर। फ्लक्चुएशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट इज अगेन नॉट रेलिवेंट इन प्री शिपमेंट फाइनेंस, दिस इज अ पार्ट ऑफ पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस। Question number 12, which of the following is true about working capital loans linked with trade finance? ऑप्शन ए, दे आर अनरिलेटेड टू प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस। जो वर्किंग कैपिटल लोन्स हैं वो प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट से अनरिलेटेड। आंसर इज नो। आप उनको यूज करते हो प्रोडक्शन के लिए एंड क्रेडिट टर्म देने के लिए, राइट। सो दिस इज रेलिवेंट बिकॉज दे प्रोवाइड लिक्विडिटी। प्री शिपमेंट से भी लिक्विडिटी आती है, पोस्ट शिपमेंट से भी लिक्विडिटी आती है, एंड लिक्विडिटी से आप क्या कर सकते हो? अपने गुड्स जो आपने प्रोड्यूस करना है उनको प्रोक्योर कर सकते हो, प्रोसेस कर सकते हो, एंड इन्वेंट्री एंड उनकी इन्वेंट्री बना के रख सकते हो प्री शिपमेंट के लिए, राइट। सो दिस इज ट्रू। दे कैन ओनली बी यूज फॉर डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन, नॉट एक्सपोर्ट। They are a form of guarantee, not cash lending. So these are not true. Option B is correct. Question 13. Why does duration of finance, short, medium, long term, directly affect exporters' risk and cost? So finance की duration से exporter का risk कैसे affect होता है? लॉन्गर ड्यूरेशन ऑटोमेटिकली रिड्यूसेस इम्पोर्टर्स लाइबिलिटी। एक्सपोर्टर के फाइनेंस से एक इम्पोर्टर की लाइबिलिटी कम नहीं होगी, बिकॉज लॉन्गर ड्यूरेशन, जितना ज़्यादा लंबा लोन खिंचेगा उतनी ज़्यादा फाइनेंस कॉस्ट बढ़ेगी एंड आपका डिफ़ॉल्ट का रिस्क भी उतना ज़्यादा हाई होगा। बिकॉज लॉन्ग टर्म फाइनेंस इज ऑलवेज सब्सिडाइज्ड बाय सेंट्रल बैंक। लॉन्ग टर्म फाइनेंस को सेंट्रल बैंक सब्सिडी नहीं देता, ऐसा कोई भी रूल नहीं है। बिकॉज ड्यूरेशन हैज नो इफेक्टिव इंश्योरेंस टेकन। इंश्योरेंस इज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ गुड्स, उसका आपके लोन रीपेमेंट एंड उसकी कॉस्ट से रेलिवेंस नहीं होता। सो ड्यूरेशन किस चीज़ को अफेक्ट करती है? फाइनेंसिंग कॉस्ट को, एंड फाइनेंसिंग कॉस्ट फिर अल्टीमेटली आपके प्रॉफिट को एंड रिस्क को अफेक्ट करती है। Question 14. Which financing tool allows exporter to raise funds at site even when buyer insists on usance term? So यहाँ पर एक्सपोर्टर एट साइट फंड्स रेज कर सकता है, बट बायर चाहता है कि यूजेंस टर्म हो। तो ऐसी हमने एक लेटर ऑफ क्रेडिट पढ़ी थी जो ये दोनों चीज़ों को फुलफिल कर रही थी, राइट। सो फर्स्ट इज बायर्स क्रेडिट, जहाँ पे बायर अपने बिहाफ पे क्रेडिट लेकर वो क्या करेगा, देन एक्सपोर्टर को टाइमली पेमेंट कर देगा। बट बायर अगर अपना खुद फाइनेंस लेगा तो बायर की ये वाली टर्म फुलफिल नहीं हुई, यूजेंस टर्म वाली, राइट। सो दिस इज नॉट रेलिवेंट।
देन सप्लायर्स क्रेडिट वी आर यूजेंस बिल डिस्काउंटिंग। सप्लायर क्रेडिट आप ले रहे हो, आप बायर को यूजेंस टर्म ऑफर कर रहे हो बट आप अपना बिल डिस्काउंट करा के इन कैश पेमेंट ले रहे हो। सो इससे दोनों की टर्म पूरी होगी, दैट सेलर को एट साइट पेमेंट मिल गई बिल डिस्काउंट करा के एंड बायर को यूजेंस टर्म मिल गया। सो दिस इज करेक्ट। रेड क्लोज एलसी। रेड क्लोज एलसी क्या होता है कि आपने लेटर ऑफ क्रेडिट को प्री शिपमेंट फाइनेंस को फंड करने के लिए यूज कर लिया, बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पेमेंट की। पेमेंट आपको चाहिए एट साइट, सो दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। देन स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट डिफॉल्ट के केस में अप्लाई होती है, सो दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। Then question 15, which facility in trade finance is primarily a non-funded one? नॉन फंडेड लोन कौन से होते हैं जहाँ पे आपको क्रेडिट तो दिया जा रहा है बट यू आर नॉट गिवन द मनी राइट अवे? पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस, एक्सपोर्ट बिल डिस्काउंटिंग। जब आप एक्सपोर्ट बिल डिस्काउंट कराते हैं आपको साथ ही बैंक से पैसा मिल जाता है, सो दिस इज फंडेड। स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट इशूड इन फेवर ऑफ रॉ मटेरियल सप्लायर। अब स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया गया है सप्लायर के ऊपर, जो कि इन्वोक कब होगा? जब वो लोग डिफॉल्ट करेंगे। सो दिस इज अ नॉन फंडेड फाइनेंस। वर्किंग कैपिटल लोन फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, तो यहाँ पे भी आपको साथ ही पैसा दिया जाएगा वर्किंग कैपिटल में। एंड बायर्स क्रेडिट अरेंज्ड बाय इम्पोर्टर, बायर क्रेडिट जो वो लेगा तो एक्सपोर्टर को पेमेंट कर दी जाएगी, दैट्स इज ऑल्सो फंडेड। सो ऑप्शन बी इज नॉन फंडेड वन। क्वेश्चन 16 है, हमें बताना है कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है about trade finance. It is always provided as a revolving credit facility rather than a transaction based. So ट्रांजैक्शन बेस्ड होता है ट्रेड फाइनेंस, या फिर एक आपको क्रेडिट लिमिट दे दी जाती है एंड यू कैन यूज दैट। सो आंसर इज ट्रांजैक्शन बेस्ड होता है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। It involves assessing both exporters' ability to perform and buyers' credit worthiness. जब आप ट्रेड फाइनेंस कर रहे हो प्री शिपमेंट फाइनेंस, तो उसमें आप देखते हो कि एक्सपोर्टर कंप्लीट कर भी पाएगा कॉन्ट्रैक्ट को या नहीं। एंड जब आप पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस करते हो तो आप देखते हो बायर पे कर पाएगा या नहीं, तो दोनों चीज़ें करेक्ट हैं। पॉलिटिकल एंड कमर्शियल रिस्क इन बायर्स कंट्री इन्फ्लुएंस लेंडर्स डिसीजन। सो ये ऑप्शन भी समवट करेक्ट है कि जब एक लेंडर फाइनेंस कर रहा है ट्रेड को, तो ये देखेगा कि आपको अल्टीमेटली पेमेंट किस पर्सन से आनी है, क्या वो रिलायबल कंट्री में है, क्या उसकी क्रेडिट पोजीशन रिलायबल है। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। इट कैन बी क्लासिफाइड एज अ मॉर्टगेज लैंडिंग। मॉर्टगेज लैंडिंग क्या होती है कि आपने कोई सिक्योरिटी पे आइटम दिया एंड आपको लॉन्ग टर्म लोन दिया गया, दिस इज नॉट ट्रू। आपका ट्रेड फाइनेंस होके सेल्फ लिक्विडेट हो जाता है। सो ओनली ऑप्शन बी एंड सी आर करेक्ट। Then question 17 है, identify the correct set of statement regarding red clause and green clause LC. So they provide pre-shipment finance to exporter arranged through importers bank. Importer का बैंक आपको LC देगा and आप उसके ऊपर pre-shipment finance ले सकते हो। Yes, they are considered tools of import trade finance despite benefiting exporter. एक्सपोर्टर को पैसा एडवांस में मिल जाता है बट फिर भी ये क्या कहलाते हैं? इम्पोर्ट ट्रेड फाइनेंस ही होते हैं। दे एलिमिनेट ऑल रिस्क फॉर इशूइंग बैंक। क्या एलसी रेड क्लोज होने से इशूइंग बैंक का सारा रिस्क खत्म हो जाता है? इनफैक्ट उस पर डबल रिस्क आ जाता है। जब वो रेड क्लोज एलसी इशू कर रहा है तो वो इम्पोर्टर को तो ऑलरेडी फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा है, देन अगेन वो एक्सपोर्टर को भी फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा है फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। अब अगर एक्सपोर्टर जो है, एक्सपोर्टर कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं कर पाता, तो उस केस में क्या होगा? इस इशूइंग बैंक का लॉस होगा, राइट। एंड अगर एक्सपोर्टर ट्रेड फाइनेंस फुलफिल कर भी दे, ट्रेड फुलफिल कर भी देता है, इंपोर्टर को गुड्स पहुंचा देता है एंड इंपोर्टर पे कर नहीं करता, तब भी इसका लॉस होगा। तो ये इसका रिस्क इसमें ज़्यादा बढ़ जाता है रादर देन एलिमिनेट होना। सो दिस इज नॉट ट्रू। ऑप्शन डी, दे अलाउ एडवांसेस इवन बिफोर शिपमेंट ऑफ गुड्स, तो आपको शिपमेंट ऑफ गुड्स से पहले ही प्री शिपमेंट फाइनेंस मिल जाता है। सो ए बी एंड डी आर करेक्ट। Next is question number 18. Which of the following is true about self-liquidating nature of trade finance? तो ट्रेड फाइनेंस का सेल्फ लिक्विडेटिंग नेचर में प्री शिपमेंट एडवांसेस आर एडजस्टेड अगेंस्ट एक्सपोर्ट बिल डिस्काउंटिंग। आप प्री शिपमेंट फाइनेंस को पे करने के लिए एक्सपोर्ट बिल डिस्काउंट करवा सकते हो, आंसर इज यस।
एक्सपोर्ट बिल प्रोसीड्स आर यूज्ड टू एडजस्ट पोस्ट शिपमेंट एडवांसेस। जो एक्सपोर्ट बिल के पैसे आएंगे उससे आप पोस्ट शिपमेंट एडवांस कर सेटल करोगे। रेजिडुअल अमाउंट आर सेटल्ड इन एक्सपोर्टर्स अकाउंट। जो पैसा अगर कुछ एक्स्ट्रा बचता है तो या कोई पैसा कम पड़ जाता है वो एक्सपोर्टर के अकाउंट से एडजस्ट होगा। यस, इट रिक्वायर नो मॉनिटरिंग बैंक वंस द फंड्स आर डिसबर्स्ड। पैसे देने के बाद बैंक मॉनिटरिंग बंद नहीं कर सकता। सो ए बी एंड सी आर करेक्ट ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफरेंशिएट बायर्स क्रेडिट एंड सप्लायर्स क्रेडिट। तो बायर क्रेडिट इज अरेंज्ड बाय इंपोर्टर थ्रू अ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन। सप्लायर क्रेडिट इन्वॉल्व एक्सपोर्टर एक्सेप्टिंग यूजेंस टर्म एंड डिस्काउंटिंग द बिल। एक्सपोर्टर क्या करेगा, बायर को क्रेडिट पीरियड अलाउ करेगा एंड खुद बिल को डिस्काउंट करवा लेगा। बोथ मैकेनिज्म अल्टीमेटली इंश्योर एक्सपोर्टर गेट्स साइड फंड। चाहे बायर क्रेडिट ले, बायर फाइनेंस ले तो एक्सपोर्टर को साथ ही पेमेंट मिल जाएगी। सप्लायर क्रेडिट दे तब भी वो डिस्काउंट करा के क्या कर सकता है, साथ में ही पेमेंट ले सकता है, तो दोनों में ही उसको साइड फंड्स मिल जाएंगे। बोथ आर मैंडेटरीली गारंटीड बाय आरबीआई इन इंडिया विच इज नॉट ट्रू। आरबीआई गारंटी नहीं करता इन चीज़ों को। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Now, question 20, last question for this chapter. What is the role of letter of credit in trade finance? So, trade finance में letter of credit का क्या role है? Exporter use LC to secure payment from importer. Exporter को LC की मदद से goods ship करते ही payment मिल जाती है। Importer uses LC to assure timely shipment and negotiate better term, right? क्योंकि वो एक गारंटी प्रोवाइड कर रहा है तो वो नेगोशिएशन बेटर कर सकता है। बैंक्स में इशू स्टैंड बाय एलसी एज अ नॉन फंडेड गारंटी इन फेवर ऑफ सप्लायर्स। स्टैंड बाय एलसी सप्लायर को इशू की जाती है नॉन फंडेड। एंड एलसी एलिमिनेट ऑल कमर्शियल एंड पॉलिटिकल रिस्क। क्या एलसी से सारा पॉलिटिकल और कमर्शियल रिस्क रिमूव होता है? आंसर इज नो। ये रिस्क इनहेरेंट है इन क्रॉस बॉर्डर फाइनेंस। सो ऑप्शन करेक्ट क्या है, ए बी और सी। सो दिस इज द राइट आंसर। एंड विद दिस आर चैप्टर 4.1 जो इंट्रोडक्शन था ट्रेड फाइनेंस के बारे में दैट इज कम्प्लीटेड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें एंड ऐसे ही अच्छे से पढ़ाई करते रहें। आई विल सी इन अदर लेक्चर्स। थैंक यू फॉर योर टाइम।